हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था जो कि खत्म हो गया है। उन्होंने कहा था अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो भाई आप तबाही देखोगे, ऐसा मंजर देखा जाएगा जो कभी नहीं देखा गया होगा। ईरान ने तो मना कर दिया, भाई आप बोलते रहो, आपको जो बोलना है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपसे डरते नहीं है। अभी पिछले कुछ टाइम से रिपोर्ट्स भी ये आ रही है कि ईरान ने यूएस का एक प्लेन गिरा दिया, उनके किसी पायलट को कैप्चर कर लिया। फिर बीच में एक नई अफवाह फैली कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। फिर व्हाइट हाउस ने मना किया, फिर खबर निकल के आती है डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, जो एक्स प्रेसिडेंट बाइडन थे वो है। बट कहीं ना कहीं ट्विटर पे भाई बहुत कुछ चलता रहता, कुछ भी। अभी ऑलमोस्ट रात का 1:30 बज रहा है जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी बहुत सारी बातें चल रही है, भाई ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज रात को शायद कुछ देखने को मिले या फिर कल, क्योंकि यूएस की अब बेइज्जती की भी हद हो गई है। भाई कब से बोले जा रहे हैं मैं कुछ कर दूंगा, एज इन कुछ बड़े काम नहीं हो रहे। इनफैक्ट जो बेसिक नेसेसिटीज होती है उसके ऊपर अब अटैक होना शुरू हो गया है। पावर प्लांट्स को हिट किया जा रहा है, डीसैलिनेशन प्लांट्स को हिट किया जा रहा है। और जिस तरीके से कहानी चल रही है, शायद गल्फ की सिचुएशन सही नहीं होगी जल्दी। मैंने एक एक्स पे पोस्ट भी देखा जहां पर लोग कह रहे थे कि भाई वहां के लोग अब रेडी हो गए हैं, जो वहां की सरकार है उसको गिराने के लिए ईरान की बात चल रही है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देने वाला है। अभी ये वॉर और लंबी चलेगी। अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 27 का जो डिफेंस बजट है वो $1.5 ट्रिलियन का प्रपोज किया। ये रिकॉर्ड हाई है। 44% ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिल रहा है, जहां पे यूएस की इकोनॉमी का बैंड बज रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी का बैंड बज रहा है। ये अपना डिफेंस बजट 44% बढ़ा रहे हैं। देखो ये लार्जेस्ट इंक्रीज है अगर वर्ल्ड वॉर 2 से कंपेयर किया जाए तो। उस लेवल पे अभी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है सिचुएशन खराब है। यहाँ पे $156 बिलियन खर्च करे जाएंगे वेपन्स और जो इनके प्लेन्स और शिप्स है उसके लिए। $125 बिलियन R&D वगैरह के लिए जो एडवांस टेक के ऊपर काम किया जाएगा। $48 बिलियन ऑपरेशन मैनेजमेंट, $73 बिलियन ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करने के लिए किया जाएगा। हाउसिंग और हेल्थ केयर के ऊपर $15 बिलियन खर्च किया जाएगा। बाकी पैसा कहाँ जाएगा अभी डिस्क्लोज नहीं है। बट कहीं ना कहीं ईरान वॉर पे अभी तक $40 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। $1 बिलियन ऑन एवरेज यूएस खर्च कर रहा है, तो $365 बिलियन तो इनको एक साल के अंदर खर्च करने पड़ जाएंगे जिस तरीके से हाल चल रहा है। इनफैक्ट ये नंबर बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे। मैंने पहले भी बोला था रशिया यूक्रेन भाई इतना लंबा चला है, डोंट एक्सपेक्ट ये ईरान इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर भगवान ना करे कोई न्यूक्लियर व्यूक्लियर मारा जाए तो शायद कुछ बन जाए, कहानी पता नहीं। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी बोलो भाई, ग्लोबल लेवल के ऊपर यूएस की बेइज्जती कराई है उन्होंने। जो रेपुटेशन गई है ना यूएस की, वो बहुत लंबे टाइम के लिए चली गई है। और कहीं ना कहीं इनकी जो हरकतें हैं ऐसा लगता है रशिया को भी सपोर्ट करते हैं। देखो रशिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो 90% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है मार्च के अंदर। अभी 30 डे का वेवियर दिया गया था ना, और माना जा रहा है ये नंबर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी कहानी नहीं रुक रही है। और पूरी कहानी समझो आप, बड़े बड़े अगर मैं ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस की बात करके चलूं तो एक तो गल्फ वाला हो गया, ठीक है, गल्फ वाली बेल्ट पे आपको देखने को मिलेगा। वहां पर पहले ही इराक पे कांड तो कर ही चुके थे, अभी ईरान पे भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान को तो हम सबको पता ही है हाल क्या किया था उन्होंने। रशिया से पंगा ले नहीं सकते, चाइना से पंगा ले नहीं सकते। वेनेजुएला जिनके पास में बहुत सारा ऑयल रिजर्व था, वहां पर एक तरह से इन्होंने कब्जा ही कर लिया है, ऑयल रिजर्व को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। यूएस के पास में खुद भी ऑयल रिजर्व है और ऑयल का बड़ा काम है। तो कहीं ना कहीं अगर स्ट्रैटेजिकली सोचा जाए ये वॉर ऑयल की ही है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, टेंशन क्रिएट करी जा रही है और कहीं ना कहीं अपना पैसा बनाया जा रहा है। अगर हम वेनेजुएलन ऑयल की बात करके चले तो उनके एक्सपोर्ट्स 6 ईयर हाई पे जाते हुए दिखाई दिए मार्च के महीने के अंदर। यहाँ पे चाइना ने अपनी परचेजेस को कट किया है क्योंकि भाई यूएस कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, बट इंडिया ने अपनी परचेज को बढ़ाया है, 4 गुना कर दिया है। और यूएस की जो वॉल्यूम है उससे भी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अमेजोन ने भी ये जो कलेश चल रहा है इस चक्कर में 3.5% का फ्यूल सरचार्ज फीस लगा दिया है। ये यूएस के अंदर डाला गया है, जहां पर हर यूनिट के ऊपर फुलफिलमेंट फीस के साथ में ये भी ऐड होगा। मतलब कस्टमर के ऊपर नहीं होने वाला। अगर कोई सेलर है तो सेलर को एडिशनल फीस देनी पड़ेगी डिलीवरी के ऊपर एक तरह से। और यही चीज शायद इंडिया में भी देखने को मिले। आप में से कोई सेलर है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना भाई हाल क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। पिछले कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ, इसलिए मैंने किसी से बात नहीं करी है, क्योंकि मैंने अपना घर शिफ्ट किया है और पिछले 3-4-5 दिन में उसी में ही लगा हुआ था। बाकी वीडियो में पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी टर्की की बात करके चले तो उन्होंने 120 टन ऑफ गोल्ड पिछले 3 हफ्ते के अंदर बेच दिया है। और क्यों बेचा गया है? अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से टेंशन चल रही है, इनकी करेंसी टूट रही थी, इन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व को निकाला है भाई, ताकि करेंसी को मेंटेन किया जा सके। पिछले हफ्ते की बात करके चले तो 70 टन इन्होंने गोल्ड बेच दिया
दिया है। 6 साल लगे थे इनको ये रिजर्व इकट्ठा करने में, 6 साल का माल एक हफ्ते में बेच दिया। अभी जो टोटल गोल्ड रिजर्व है वो 772 टन पे आ गए, जो कि पहले 822 टन पे हुआ करते थे। बाकी इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो 2.5 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम निकाल रही है, जो ईरान वॉर चल रही है उसके चक्कर में। और ये क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि भाई बहुत सारी कंपनीज को लॉजिस्टिक कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट, हर जगह पे नुकसान देखने को मिल रहा है। ये कोविड एरा के अंदर भी किया गया था, वहां पे तो 3.62 लाख करोड़ की गारंटी दी गई थी। अभी थोड़ा घटाया है क्योंकि भाई बहुत सारे लोग इम्पैक्टेड नहीं है कोविड लेवल से देखा जाए तो। बट कहीं ना कहीं अगर ये वॉर लंबी चलती है 2 महीने 3 महीने, तो मान लो हम सब इम्पैक्ट होने वाले हैं। क्या पता लॉकडाउन जैसी भी सिचुएशन देखने को मिले कि भाई ऑफिस नहीं खुलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज किया जाएगा, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर भगवान ना करे ऐसा हो। बट अभी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, अभी कोई राशन वाशन इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। बाकी मूडी की बात करके चले तो उन्होंने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 27 की जीडीपी ग्रोथ को 6% पे कर दिया है, जो कि पहले इन्होंने 6.8% पे करी थी। और यही जो अभी कलेश चल रहे हैं ना, इसी कलेश के चक्कर में ये चीज होती हुई दिखाई दी है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भी इंडियन इक्विटी मार्केट से निकाला है ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपीस अप्रैल के महीने में अभी तक निकल चुके हैं। और अभी कहानी रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ये कहानी चलेगी लंबी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, अगर कुछ होगा तो मैं अपनी टीम को अलग से ऑडियो भेज दूंगा, वो न्यूज के अंदर डाल देंगे, आपको पता लग जाएगा कुछ हुआ है नहीं हुआ। बाकी इंडिया की बात करके चले तो इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया है। अगर इंजीनियरिंग गुड्स की बात करके चले 30 साल में पहली बार, ये बड़ी बात है भाई अगर देखा जाए तो। 2012 के अंदर हमारा जो डेफिसिट था वो $32 बिलियन का था, मतलब हम ज्यादा माल इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। बट अभी जो मशीनरी होती है, कैपिटल गुड्स होते हैं, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये सब के सब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में इंपोर्ट बहुत स्लो ग्रो हो रहा है, इनफैक्ट कईयों में तो डिक्लाइन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज निकल के आ रही है, इंजीनियरिंग गुड्स वाली कैटेगरी में अगर आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दिमाग लगाओगे तो जरूरी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगानी है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपको उनका माल बस बाहर भेजना है, राइट बायर तक पहुंचाना है, आपको कट बीच में मिल जाएगा। बाकी डंकिन डोनट्स इस साल के एंड तक इंडिया के अंदर बंद होता हुआ दिखाई देगा। जुबिलेंट फूड्स ने इनकी मास्टर फ्रेंचाइजी ली थी, अभी डोमिनोज, पोपॉयज, ये सब के सब जुबिलेंट फूड ही हैंडल करता है इंडिया के अंदर। अब डंकिन डोनट्स को छोड़ रहे हैं। मुझे याद है मेरी एमबीए के टाइम पे ये नया नया इंडिया के अंदर आया था, बहुत बड़ा क्रेज था डंकिन डोनट्स का। हमारे कॉलेज के अंदर वीकली प्रेजेंटेशन हुआ करती थी, जहां पर जैसे मैं केस स्टडीज बनाता हूँ ना, वैसे ही कुछ करना होता था कि भाई आपको आउटलेट पे जाना है, उनको समझना है, कोई ना कोई आपको मार्केटिंग है, किसी चीज का कंसेप्ट लेना होता था, वहां पे जाके उसको समझना होता था, फिर उसके बाद लोगों को प्रेजेंट करना पड़ता था कि कैसे काम करते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मुझे याद है हमारी टीम डंकिन डोनट्स गई थी, हमने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई थी। गूगल पे सर्च मारोगे कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन शायद अपलोडेड भी मिल रहा है आपको, साहिल खन्ना स्पेस डंकिन डोनट्स मार के देखना। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो उन्होंने 950 फ्यूचर ग्रुप के जो स्टोर्स है उसकी लीज को टर्मिनेट कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है भाई मेरे हिसाब से। रिलायंस रिटेल की अगर बात करके चले तो भाई वो कोविड के टाइम पे फ्यूचर ग्रुप को खरीद रहे थे, जिस टाइम पे फ्यूचर ग्रुप का बैंड बजता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद अमेजॉन ने आके वो डील रोक दी थी, इसके अंदर बहुत सारा बवाल हुआ था। फिर रिलायंस रिटेल ने किया क्या, जो बिग बाजार के खाली जो स्टोर्स पड़े थे उनको डायरेक्टली खुद ही लीज कर लिया। तो भाई मार्केट बनी बनाई मिल गई, वहां पर माल बेचना शुरू कर दिया। बट अभी ये बंद कर रहे हैं, मतलब टर्मिनेट कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर इन स्टोर्स की बात करके चले तो 55 से 65% रेवेन्यू यहां से आता है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, नो आइडिया। क्योंकि इस लेवल के ऊपर देखा जाए तो नए स्टोर्स बनाना बहुत बड़ी बात है। क्या कंपनी ऑनलाइन फर्स्ट अप्रोच की तरफ जा रही है, या इनका कोई नया बिजनेस मॉडल का थीसिस आया है, नो आइडिया। मेरे हिसाब से मान के चलो 1-1.5 महीने में जब खबर बाहर आएगी तब बनाएंगे अपन इसके ऊपर केस स्टडी की, ऐसा क्या कर रहा है रिलायंस कि इतने सारे स्टोर्स को बंद कर रहा है। बाकी कोई रिलायंस रिटेल में है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना, जिसको पता है तो। इंटरनल क्या खानी है फेक आईडी से डाल देना ताकि आपका नाम भी रिवील ना हो। बाकी गपशप की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 52% घटता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। अगर आप नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इनका एबिटा मार्जिन थोड़ा सा घटा है, स्लाइटली घटा है। कंपनी यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल के ऊपर प्रॉफिटेबल है, बस 1 रुपए कमाने के लिए 99 पैसा खर्च कर रही है। आरओसीई लेवल के ऊपर 12.72% है। मैं कहूंगा ठीक है, 12% तक आ रहा है तो ठीक है, मतलब अगर बिजनेस ग्रोथ से इसके ऊपर है तो। बट अगर कैश और बैंक बैलेंस देखोगे तो 7 करोड़ के ऊपर आ गया है।
कंपनी के करंट एसेट भी उस तेजी से बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए है। अगर यहाँ पे कुछ कंसर्निंग देखा जाए तो भाई यही है कि कंपनी का रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू घटने के चक्कर में शायद इनका प्रॉफिट भी घटता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट के अलावा इनकी जो वैल्यूएशन है वो भी 80% घट गई है भाई। 280 से 300 मिलियन डॉलर के बीच में हो सकती है और ये बहुत बड़ी बात है। यूनिकॉर्न थी भाई ये, पीक के ऊपर इनकी वैल्यूएशन 1.4 बिलियन डॉलर की थी। फिर 2023 तक आते आते की 876 मिलियन डॉलर की हो गई। 2024 तक ये 500 मिलियन डॉलर हो गई। अब दिसंबर आते आते 486 मिलियन डॉलर पे आ गई। अब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद में कंपनी की वैल्यूएशन और घटती हुई दिखाई दे रही है। तो दिस इज नॉट गुड। बाकी इमामी की बात करके चले तो उन्होंने एक्सॉम आयुर्वेदा को 200 करोड़ में एक्वायर कर लिया है। देखो इनके पास पहले से ही कुछ होल्डिंग थी, अपनी होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है। अभी कंपनी करती क्या है, एलो जूस जो आता है ना, वो ये वाली कंपनी है। अब यहाँ पे नंबर्स देखो भाई, बहुत मजे वाली गेम है। आपने 200 करोड़ में 73.5% शेयर्स ले लिए। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मान के चलो 300 करोड़ से नीचे के अंदर आपने कंपनी खरीदी है। करेंटली फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर कंपनी का टर्नओवर 107 करोड़ का है। प्रोजेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में 180 करोड़। और ये फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रोजेक्ट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इमामी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज करेंगे, उससे और तेज बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो देखा जाए उस लेवल की वैल्यूएशन पे एग्जिट नहीं मिला है, बहुत ही कम मल्टीपल है, 3x का मल्टीपल मान लो। इसके अलावा एडवेंट इंटरनेशनल की बात करके चले तो वो DFM फूड्स को बेचने का प्लान कर रहे हैं। 6 साल पहले इन्होंने खरीदा था 118 से 120 मिलियन डॉलर के बीच में। अक्टूबर 2019 की बात है। उस टाइम पे प्रमोटर्स और वेस्ट ब्रिज कैपिटल्स ये ओन करते थे। इन्होंने 2023 के अंदर कंपनी को डीलिस्ट किया, अपनी ओनरशिप बढ़ाई और अब ये बेचने का प्लान कर रहे हैं। अब DFM फूड्स मतलब जो क्रैक्स बनाता है, जो नटखट बनाता है, मतलब को आपका नहीं पता पर मेरे बचपन में बहुत बड़े प्लेयर्स हुआ करते थे। एक फन फ्लिप्स आता था, एक नटखट आता था, एक क्रैक्स आता था। फिर अगर आपके पास पैसे है तो आप चीटोज वगैरह या लेज वगैरह भी ले सकते थे। और क्रैक्स भाई सस्ता जुगाड़ होता था, 5 रुपए में पैकेट मिल जाता था। नटखट 2 रुपए का आता था उस टाइम। फन फ्लिप्स का पैकेट 1 रुपए का भी आता था, 5 रुपए का भी आता था। बाकी मजे की बात यह है 500 से 800 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए 6 साल में 6 गुना ज्यादा वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। बाकी रेडिफ की बात करके चले, जो रेडिफ मेल आया करता ना, वो भाई IPO के लिए फाइल कर रहे हैं। 600 से 800 करोड़ का IPO हो सकता है। 1996 की कंपनी है, इंडिया की पहली इंटरनेट कंपनी थी जो कि नैस्डैक के अंदर लिस्ट हुई थी। 2016 के अंदर डीलिस्ट हो गई। उसके बाद बिजनेस बहुत बदलता हुआ दिखाई दिया है। अभी इनका टारगेट ये है कि भाई AI लेके आएंगे, रेडिफ 1 का जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है उसको एक्सपैंड करेंगे, रेडिफ पे को एक्सपैंड करेंगे, मतलब UPI पेमेंट वाला सीन करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बहुत सालों के बाद इस कंपनी का नाम सुना है मैंने, तो पर्सनली यूज ही नहीं किया कुछ इनका। बाकी गरुड़ा एरोस्पेस की बात करके चले तो उनका भी IPO आ रहा है। 1000 करोड़ रुपए का IPO आ सकता है। यहाँ पर 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। 750 करोड़ का फ्रेश इशू देखने को मिलेगा। 2015 की कंपनी है। इनका कहना है कि भाई ये इंडिया की लार्जेस्ट ड्रोन फ्लीट ओन करते हैं, मतलब 400 ड्रोन है इनके पास में, 500 पायलट्स है इनके पास में, 84 सिटीज के अंदर ये ऑपरेट करते हैं, 30 से ज्यादा ड्रोन के मॉडल्स है इनके पास में। एग्रीकल्चर, डिलीवरीज, डिजास्टर मैनेजमेंट हर जगह पे हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इन्होंने 17.5 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जहां पर 118 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि 7.3% का ईयर ऑन ईयर राइज है। तो अब सवाल ये है कि भाई 118 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी जो कि 7% के आसपास से ग्रो कर रही है, कितना बड़ा IPO लाने का प्लान कर रही है। मान के चलते हैं 25% ही डिल्यूट कर रहे हैं तो भी 4000 करोड़ की कंपनी हो जाती है। 4000 करोड़ की कंपनी, अगर मैं रेवेन्यू की बात करके चलूं तो 118 करोड़ का रेवेन्यू है। जस्टिफाइड है या नहीं है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो अगर ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती ना 20%, 30%, 40%, 50%, तो मैं कहता हाँ ठीक है। एक अच्छी चीज ये है कि कंपनी के मार्जिन अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 118 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर 75 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि अच्छी बात है। बट लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा प्रोंटो की बात करके चले तो भाई 5 लाख बुकिंग्स उन्होंने मार्च के अंदर रिपोर्ट करी है। भाई बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं देखा जाए तो। ये हमारे ऑफिस में भी अब यही बुलाते हैं। हाँ, अब दिक्कतें आने लग गई है, मतलब मैं बोलूँगा पिछले कुछ टाइम से सर्विस में इश्यूज आ रहे हैं। सर्विस एज एन इनके पास में बंदे ही नहीं है। हमने मंथली बुकिंग कर रखा है, अब मंथली बुकिंग में आती नहीं है। वो कहते हैं भाई हमारे पास है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, हम बाद में देख लेंगे। तो ये वाली चीजों का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। जो 10 मिनट होम क्लीनिंग वाला सीन है ना, वो नहीं हो पा रहा उस लेवल के ऊपर। हाँ, इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया बना रखा है। मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ना प्रोंटो वाली आती है तो हम बात भी कर लेते हैं, सब समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, घंटों के हिसाब से रेट बना रखे हैं, एम्प्लॉइज को फिक्स सैलरी दे रहे हैं। पहले ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, उसके बाद में ऑनबोर्डिंग करते हैं, जहां पर
इन्होंने अलग अलग शिफ्ट बना रखी है। एक है शायद 4 घंटे की शिफ्ट जहाँ पे 8,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उसके बाद में 16,000 रुपए दिए जाते हैं 8 घंटे की शिफ्ट के। उसके बाद में 12 घंटे की शिफ्ट है जहाँ पर 25,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। जितना मैंने इनके स्टाफ से समझने की कोशिश करी है भाई, मजदूरी कराई जा रही है, खाने का ब्रेक भी नहीं होता इन बेचारों के पास। जैसे मैंने बताया ना, मैंने घर शिफ्ट किया तो मेरी वाइफ ने बुलाया भाई, बर्तन वर्तन सेट वेट करने थे किचन में, तो इन्हीं को बुला लिया। तो हमने पहले एक बुक करी 1.5 घंटे के आसपास की, उसके बाद में एक और बुक कर ली उसने जब खत्म होने वाला था उससे पहले। तो वही लड़की दोबारा आ गई, तो उससे पहले वो अपने मैनेजर को कह रही थी मुझे लंच ब्रेक दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे लंच ब्रेक दे दो। वो लड़की सिर्फ 5 मिनट के लिए गई, उसके बाद में वो फिर आ गई। अब मेरी वाइफ ने उससे पूछा कि भाई खाना वाना खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर ले। कहते नहीं हम ब्रेक नहीं ले सकते, हमारे साथ ये है ये। तब मुझे पता लगा भाई ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चलो हम मजदूरी नहीं करा रहे थे, हमने कुछ काम कर लिए, सेटिंग हो गई, और ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बन जाएगा। मतलब मैं क्विक कॉमर्स को हमेशा बेकार बोलता था, और जिस तरीके से ये वाला बिजनेस मॉडल चल रहा है ये प्रॉफिटेबल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये आसान भी है। हाँ, आपको फ्लीट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, आपको मैनेजर्स देखने पड़ेंगे। इन्होंने क्या रखा हुआ है कि भाई इन्होंने ड्राइवर्स भी रखे हुए हैं कि स्कूटी पे राइडर आता है, वो छोड़ के जाता है और लेके भी जाता है लड़कियों को। इससे क्या होता है, ट्रैकेबिलिटी आसान हो जाती है, आपको पता लग जाता है वो कब निकली है, कहाँ पहुंची है, वहां पहुंच गई है नहीं पहुंची है। तो 2 बंदे अगर आप सिस्टम में डाल दोगे तो आप चेक कर सकते हो कि भाई प्रॉब्लम है या नहीं है। बाकी जेन स्ट्रीट की बात करके चले तो 20,000 करोड़ रुपीस टैक्स नोटिस उनको मिला है, जहाँ पे 7,000 करोड़ तक की इनकी टैक्स लायबिलिटी हो सकती है। एक्विजिशन ये है कि कंपनी ने अपने आप को हांगकांग से सिंगापुर में शिफ्ट किया ताकि वो टैक्स के एग्जम्पशन ले सके। सिंगापुर के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर जो कैपिटल गेन होता है वहां पर 0 टैक्स लगता है। इंडिया के अंदर ये 30% है। हांगकांग वालों से हमारी बातचीत है तो वहां पर टैक्स लग जाता है। तो एलिगेशन ये है कि इन्होंने जान करके ये चीज की है। इनका कहना है कि भाई हमने अपनी कंपनी को हांगकांग से सिंगापुर शिफ्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन वगैरह हो गए थे तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, उस चक्कर में हमने शिफ्ट किया है। बाकी ट्राई ने जियो को ऑर्डर किया है भाई, आपके जितने भी रिचार्ज वाउचर्स है प्रीपेड वाले है उसको अपनी ऐप हर जगह पे लिस्ट करो, चाहे आपकी माई जियो ऐप हो, जियो स्टोर हो या वेबसाइट हो। देखो बहुत सारी चीजें जियो के साथ में हिडन है जहां पर फोर्स किया जा रहा है कि सारे रिचार्जेस को डाला जाए। इनका 199 का भी आता है, 209 का भी आता है, 249 का भी आता है। बाकी जियो स्टार की बात करके चले तो उसके अंदर अब एक नया फीचर आ गया तड़का करके, जहाँ पे माइक्रो ड्रामा देखने को मिल रहा है। हमने कुछ टाइम पहले ही बात करी थी कि अभी आईपीएल के टाइम पे ये माइक्रो ड्रामा सिस्टम निकाल देंगे हॉटस्टार के अंदर। फाइनली इन्होंने निकाल दिया है। इनका कहना है एड सपोर्टेड मॉडल है और लोग इसको देख सकते हैं। मैंने भाई एक सीरीज देख ली पूरी ऐसी टाइम पास के लिए, और मेरे को कोई एड भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, एक भी एड नहीं है मेरी। तो शायद मैं पहले ग्रुप ऑफ यूजर में से एक था, क्योंकि 3 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ है, उसी के आसपास मैंने देखा है। हम भाई घर शिफ्ट कर रहे थे, बेड पे थक गया मैं, टीवी भी लगा नहीं हुआ था, मैंने आईपैड खोला, वहां पे हॉटस्टार लॉगिन किया मैच के हाइलाइट्स देखने के लिए। फिर देखा ऊपर कुछ तड़का लिखा हुआ है, मैंने क्लिक किया, वहां देखा माइक्रो ड्रामा का ओटीटी आ गया भाई। और मैंने कहा अरे वाह वाह वाह। तो मैंने अपनी बेटी को भी बिठाया, मैंने ऐसे रैंडमली कुछ लगा दिया, मेरी बेटी को बहुत मजा आया। कोई कोर्ट वाली स्टोरी थी, कोई जादुई कोर्ट था उसके अंदर, स्टोरी थोड़ी बच्चों वाली थी, मतलब उतना मजा नहीं आया। बट मेरे हिसाब से ये जो शॉर्ट सीरीज वाला सीन है ना, इसके अंदर आपको थोड़ा एग्जैजरेशन करना ही पड़ता है। एक्टिंग बहुत बेकार थी, मतलब वो देख के मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी वाइफ भी बोल रही थी तुम ही बन जाओ एक्टर। सही में हो सकता है मैं अपना खुद का माइक्रो ड्रामा निकाल दूं कुछ टाइम के बाद, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ माइक्रो ड्रामा बढ़ रहा है। बाकी गवर्नमेंट के वेव्स ओटीटी की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 2.9 करोड़ रुपए ही कमाया भाई इन्होंने। 13,608 टाइटल्स है इनके पास में, 575 से ज्यादा लाइव इवेंट स्ट्रीम करते हैं, 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है, 200 से ज्यादा कंटेंट पार्टनर्स है इनके पास में। फिर भी भाई पैसा ज्यादा नहीं बन रहा है। बाकी एक डेटा निकल के आया है, ऑन एवरेज एक महीने के अंदर इंडियंस 31 GB मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं। ये 2025 का डेटा है, और 70% ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिला है। अगर हम 5G डेटा की बात करके चले तो टोटल जो मोबाइल का ट्रैफिक है उसमें से 47% 5G से ही हमको देखने को मिल रहा है। लोग AI ऐप, 4K स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग जैसी सर्विसेज का यूज कर रहे हैं जहां पर ये डेटा कंज्यूम हो रहा है। अब इसी डेटा के बेसिस के ऊपर IIFL कैपिटल का डेटा भी निकल के आ गया है कि गवर्नमेंट 30,000 करोड़ रुपए कमाएगी जो नया डेटा टैक्स लाने की बात करी जा रही है। मतलब 1 GB के ऊपर 1 रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर हम बात करके चले 31 GB मोबाइल डेटा आप महीने के अंदर एवरेज बंदा यूज कर रहा है तो 31 रुपए एक्स्ट्रा हो गए जो आपको देने पड़ेंगे। अब देखने वाली बात है कौन देगा, हम देंगे, हमारे रिचार्ज के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, या फिर जिस ऐप को मैं देख रहा हूँ वो ऐप देगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेटफ्लिक्स देखा तो नेटफ्लिक्स की वजह से 2 GB कंज्यूम होगा। अब नेटफ्लिक्स देगा 2 रुपए गवर्नमेंट को। अभी तक क्योंकि ये स्ट्रक्चर हो रहा है, पता ही नहीं है कैसे होगा या नहीं होगा, तो कुछ नहीं पता कि कैसे काम होगा। बाकी गवर्नमेंट ने जो सिम बाइंडिंग
डेडलाइन थी उसको भाई 31 दिसंबर कर दिया है। पहले 1 अप्रैल तक की लास्ट डेडलाइन कही जा रही थी, मतलब जो आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल वगैरह जो ऐप्स है ना, वो आपके नंबर से लिंक हो जाएगी और ये जो व्हाट्सएप वेब चलाते हो उसमें भी कुछ टाइम के बाद में वो लॉग आउट हो जाएगा। इस डेडलाइन को फरवरी एंड का रखा गया था पहले, बट भाई हम यही कंफ्यूज थे कि भाई डेडलाइन के बावजूद भी चले जा रहा था, हमारा तो चल रहा था व्हाट्सएप वेब, मेरे टीम मेंबर बात कर रहे हमारा तो चल रहा है। फिर पता लगा कि भाई इतना आसान नहीं है इसको करना, नेटवर्क वेरिफिकेशन करना है, सिम को ऑथेंटिकेशन करना है, ओएस लेवल पे भी अपडेट निकालने होंगे, टेस्टिंग भी करना होगा, तो इसलिए डेडलाइन बढ़ाई गई है। इसके अलावा आरबीआई एक नया रूल निकाल सकता है जहां पर हम अपना बैंक पोर्ट कर सकते हैं। जैसे सिम पोर्ट करते हैं, हमारा नंबर सेम रहता है, वैसे ही हमारा अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, हम बैंक पोर्ट कर लेंगे। अच्छी बात यह है, इसका मतलब आपको सब कुछ दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी ईएमआई कटती है या यूपीआई से किसी चीज को मैंडेट कर रखा है, वो सब चलता रहेगा आपका। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने 82,900 करोड़ का टोल रेवेन्यू जनरेट किया भाई फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। बहुत बड़ा नंबर है भाई, 14% राइज देखने को मिला है। अब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने पास भी ले लिया होगा, मैं भी उसमें से एक हूँ भाई। उतना यूज शायद नहीं होगा मेरा, बट फिर भी पास एक बेटर ऑप्शन दिखाई दिया मुझे। अब मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने पास ले रखा है और क्या आपको ये टोल वाली चीज सही लग रही है या नहीं लग रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि टोल मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक पुराना रास्ता भी रखो जहां पर जिन लोगों के वैसे नहीं है वो जा पाए। कई बार आपको कहीं पास में ही जाना होता है, उसके लिए भी आपको टोल क्रॉस करना पड़ता है, तो वो चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बाकी मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है टोल, मतलब मुझे लगता है कि ट्रैफिक नहीं मिलता, टाइम बचता है, तो मुझे बेटर लगता है। बाकी बीसीसीआई की बात करके चले तो जो राजस्थान रॉयल और आरसीबी बिकती हुई दिखाई दी है ना, वहां से बीसीसीआई को 1500 करोड़ रुपए की फीस मिलेगी। बेसिकली रूल ये था कि 5% ट्रांसफर फीस होगी, कि अगर कोई भी फ्रेंचाइजी सेल होती है तो जो भी अमाउंट का होगा उसका 5% देना पड़ेगा। तो टोटल 31,000 करोड़ के आसपास दोनों की दोनों फ्रेंचाइजी बिकती हुई दिखाई दी है। तो वही 1550 से 1583 करोड़ के बीच में कमीशन आएगी। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो उन्होंने कोविशेंट बायो को एक्वायर कर लिया। 8 महीने पुरानी कंपनी है और $400 मिलियन के अंदर बिक गई है भाई। अब ये कंपनी बायोटेक के अंदर काम कर रही है, जहां पे ड्रग डिस्कवरी, R&D प्लानिंग, क्लिनिकल प्रोटोकॉल, किस तरीके से रेगुलेशन में अप्रूव कराना है, उसके ऊपर काम कर रही है। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं सारी एआई कंपनीज हेल्थ केयर में भी बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है हेल्थ केयर एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है। बाकी स्पेसएक्स की बात करके चले तो उनका जो आईपीओ का टारगेट है वो $2 ट्रिलियन का है भाई, मतलब मजाक ही चला जा रहा है अगर देखा जाए तो। दूसरा साइड पे टेस्ला की बात करके चले तो Q1 के रिजल्ट उनके वर्स्ट आए हैं 2022 से अगर कंपेयर करके चले तो। जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी उससे नीचे नंबर देखने को मिले। ऑल्दो ईयर ऑन ईयर 6.3% का राइज है, बट उम्मीद थी ज्यादा राइज होने की। अब ये खबर आने के बाद इनके स्टॉक प्राइसेस भी घटते हुए दिखाई दिए। बाकी डेलॉयट की बात करके चले तो 50,000 लोगों को इंडिया के अंदर हायर कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज है। जहां पर हम देख रहे हैं लोग निकाल रहे हैं, इकोनॉमी का हाल बुरा हो रहा है, महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, वहां पर हायरिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। बढ़िया चीज है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।